हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेल का चैप्टर जो है। ये पार्ट 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 देखा हो। ये उसका कंटिन्यूएशन है। पार्ट 1 देखना जरूरी है। अगर आपने एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसको प्रमोट करने में हेल्प करें। ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करूं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। वो भी आपका इवेंचुअली कवर कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म। तो एंटायर कंटेंट जो भी होता है ना एक सेल का दोस्तों, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म पी अगर है तो ये सी प्लस एन होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो किसको कहते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल? प्रोटोप्लाज्म को। ये स्टेटमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे एमसीक्यूज आते हैं दोस्तों। नीट में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में तो आना बंद हो गए हैं अब ये। 12th के एग्जाम में भी आ जाते हैं। एक और टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ऑर्गेनिजम्स जो जनरली जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, उनका न्यूक्लियर रीजन और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ना वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। तो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सच ऑर्गेनिजम्स हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो मींस प्रोमिटिव और कैरियोट मींस न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है आपका ये न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो हम एनिमल्स, प्लांट्स प्लांट्स सब यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया, कुछ और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके प्रोकैरियोट होते हैं। जैसे ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल यहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी है। याद रखिए सेल वॉल बहुत बाहर होती है। ये राइबोसोम्स पड़े हैं जो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ये है ना। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की साइट्स होती हैं। और ये न्यूक्लियोइड है जहां पर जिसको आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पे पड़े होते हैं। राइट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम बार बार इसमें अभी लेक्चर में पढ़ते रहेंगे, इससे आपको डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नोट्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स करके दो कंपैरिजंस बनाएं और पॉइंट्स लिखते जाएं। ठीक है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे करके आप लिखते जाएं। हम साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। तो अब साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा नजर मारेंगे दोस्तों। तो ये जो अंदर वाला रीजन है ना दोस्तों, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो अंदर है, न्यूक्लियस को हटा दो, जो अंदर अंदर वाला रीजन है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स दोनों में होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो अंदर वाला जो रीजन है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। जहाँ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज आके पड़े हुए हैं, ऐसे ही ये एनिमल सेल में भी। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद दिलाते रहो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है। जो बाहर की लेयर होती है इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इससे बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है। बार बार याद करने से याद हो जाती है चीजें। स्टिल डाउट हो तो लेक्चर फिर से सुने। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज पड़े होते हैं और ये ऑर्गेनेलीज दोस्तों क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल के अंदर। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक एक फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियर रीजन में मेम्ब्रेन नहीं होती और ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज किस में एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। तो जैसे राइबोसोम पड़ा हुआ था, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो वहां पे प्रेजेंट आपको नहीं देखेंगे, जैसे लाइसोसोम। वायरसेस का क्या सीन है जी? काफी लोग बोलते हैं वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है। तो साइंटिस्ट का भी कोई आइडिया है नहीं और ऐसा कोई यूपीएससी और कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। जनरली वायरसेस क्या है? वायरसेस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते लाइफ की। लेकिन इनमें वैस लाइफ आ जाती है जैसे ही ये किसी
ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जैसे कोविड वायरस ह्यूमंस के अंदर घुसा, खूब तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू करा और उसमें लाइफ आ गई। जब वो बाहर है बॉडी के तो लाइफ लेस है और कुछ ही टाइम में मर भी जाता है। सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? ये जो पढ़े हैं ना, ये सब सेल ऑर्गेनलीज हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इनको जल्दी से। ये एनिमल सेल सबसे पहले पढ़ूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर होती है, सेंट्रियोल है ये है ना। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म हम देख चुके हैं, न्यूक्लियस हम देख चुके हैं। और न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्गी एपरेटस है। इनका क्या क्या पर्पस है, क्या क्या फंक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये बार बार याद दिलाना आपको बहुत जरूरी है। और प्लांट सेल में आपको दिखाता हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ओपन टू शो थाइलोकोइड्स। क्लोरोप्लास्ट बस याद रखिए ये, ठीक है। न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ये सेल वॉल दो है ना, दो सेल वॉल पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइबोसोम, प्रोटीन साइट, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो ये प्लांट सेल है। हम एक एक सेल ऑर्गेनेली को अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये ऐसे करके एक ऑर्गेनेली होता है। रफ जो होता है उसमें डॉट डॉट ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो आप प्लांट सेल में भी देख लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं डायग्राम में थोड़े से डॉट डॉट पड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, रफ में। और स्मूथ पूरा स्मूथ होता है। तो दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, इसीलिए उनको ये नाम मिला है। और उनके अंदर पार्टिकल होते हैं राइबोसोम्स। वो जो पार्टिकल होते हैं ना जो आपको रफ जैसे दिख रहे हैं, वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चर साइट। तो राइबोसोम में क्या मैन्युफैक्चर होता है? फैट होता है, स्टार्च होता है, या प्रोटीन होता है? आंसर है प्रोटीन। मैन्युफैक्चर जो प्रोटीन होते हैं, ये अलग अलग जगह पे सेंड किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो प्रोटीन बने वो अलग अलग जगह सेंड करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट सेल। फैट्स लिपिड से बने होते हैं और ये सेल फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और चीज और देख लेते हैं। one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channel for transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच या साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है सेल के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन तो बनाता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ साथ में ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को। It also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। तो काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती है सेल की इसके अंदर। In the liver cells of the group of animals called vertebrates, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। तो काफी सारे ड्रग्स पॉइजन्स को बाहर भी निकालता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर की ये मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट, बायोकेमिकल रिएक्शन, क्लीनिंग एक्टिविटी भी होती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर भी होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप प्रोटीन भी याद रखेंगे। गोल्गी एपरेटस को नजर मारते हैं। ठीक है, गोल्गी एपरेटस ये रहा, गोल्गी एपरेटस ये रहा। तो मतलब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में है, ऐसे ऐसे करके जो तीन तीन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपका गोल्गी एपरेटस है जी। ठीक है जी। The material synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। तो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना चीजें, पैकेजिंग जो होती है, और जो स्पेसिफिकली साइड पे डिस्पैचिंग होती है इनसाइड और आउटसाइड सेल, वो गोल्गी apparatus के थ्रू होती है। इट फंक्शंस एज स्टोरेज, साथ साथ मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। तो ये एक स्टोर हाउस है गोल्गी एपरेटस, जहां पे सामान आ रहा है, अच्छे से पैक हो रहा है, और जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। ये काम है गोल्गी एपरेटस का। जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है इसके अंदर सिंपल शुगर से। गोल्गी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स ये रहे, सबसे पहले तो गोलूसा जो बना हुआ है ना ये,
लाइजोसोम, ठीक है, प्लांट एनिमल दोनों में है। लाइजोसोम जो है वो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं आउट ऑफ द सेल। तो याद रखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ परफॉर्म करता है वेस्ट डिस्पोजल, लेकिन मेन काम वेस्ट डिस्पोजल का कभी भी आए तो वो लाइजोसोम का है। ये सेल को आपके क्लीन रखता है और फॉरेन मटेरियल जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, और ये काफी सारे जो ऑर्गेनली खराब हो जाते हैं उनको भी खा जाता है लाइसोसोम, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि खा जाता है, ये तो बड़ा डेंजरस है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। बहुत पावरफुल ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को वो कर सकते हैं ब्रेक। जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम जो होता है वो बर्स्ट होता है, एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम जो होता है ना, सिंपल वर्ड्स में वो पूरे सेल को खा सकता है, सुसाइड भी कर सकता है। मतलब ऐसी चीज है जो, मतलब फायर है, ऐसे समझ लो, फायर दूसरी चीजों को जला लेके काम आता है, डिस्पोज कर रहा है। लेकिन कभी कभी फायर ऐसी भी होती है जो खुद भी सही से हैंडल ना हो या सेल में कुछ इश्यू हो तो खुद को भी वो जला सकता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ अ सेल भी कहते हैं। तो नोट्स में लिख लो लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल और क्लीनिंग, तो ऐसे करके नोट बना लो, LS, सुसाइड बैग्स प्लस क्लीनिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप फुल फॉर्म में नोट्स में लिखो, ज्यादा भी शॉर्ट नोट मत बनाया करो। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो पावर हाउस ऑफ द सेल भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है ये, और ये दोस्तों एनिमल सेल में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे रेस्पिरेशन होती है फाइनली। रेस्पिरेशन में आप डिटेल में भी ये पढ़ेंगे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये नाम आप आई होप याद रखोगे। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate। तो जो रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी जनरेट जो हो रही है वो आपके पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। तो पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए कहीं से, एनर्जी। दुनिया में सब चीजों को एनर्जी चाहिए, ऐसी हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। पूरी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, अभी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ फंक्शन चल रहे हैं जी अंदर इनसाइड। ये फंक्शन कैसे चल रहे हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक की जगह दो मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ओन डीएनए, अपना ओन राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम। याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस किस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या बोथ ऑफ द अबव। काफी स्टूडेंट न्यूक्लियस मार्क करके आ जाते हैं, आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना ओन प्रोटीन बना सकता है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम भी है। मैंने आपको बता दिया है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना सकता है। प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। नोट्स में लिख लो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस में। दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो जो कलर्ड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है वो इसको ग्रीन कलर दे देता है। तो जिन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की मेन साइट है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है क्लोरोप्लास्ट। फोटो, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या प्लास्टिड काम आता है? यस। क्या क्लोरोप्लास्ट काम आता है? यस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट का क्या पर्पस है? आर प्राइमरली ऑर्गेनेलीज इन विच स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए। तो डीएनए प्लास्टिड में है, डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में है, डीएनए आपके न्यूक्लियस में है। नोट्स में लिख लो प्लास्टिड का मतलब है क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है। अब वैक्यूल, ये जो अंदर का बना हुआ है ना इतना बड़ा, ये वैक्यूल होता है। एंड ध्यान दीजिए कि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है। इसको नोट्स में लिख लेंगे आप, ठीक है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो छोटा होता है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो छोटा सा कहीं होगा, छुप गया शायद, दिख नहीं रहा, ठीक है जी। एनिमल सेल में इतना छोटा होता है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा मोटू सा होता है ये वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज सैक है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। और ये स्मॉल साइज का होता है एनिमल में। प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, जैसे अमीनो एसिड, शुगर,
ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। एनिमल्स में जरूरत कम होती है, प्लांट में ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा बड़ा होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम को थोड़ा सा नजर मार लेते हैं दोस्तों। राइबोसोम ये रहे, छोटे छोटे ये जो घूम रहे हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं, हमने पढ़े थे, है ना। राइबोसोम का भी एक पर्पस है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। सिर्फ एक पर्पस है, इतना ही याद रखोगे और नहीं। पढ़ने को तो देखो बहुत बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाना और आगे बढ़ना। ये मैं आपके लिए छोटा छोड़ दे रहा हूँ, आप लिख के आएंगे जो मैंने खाली छोड़ दिया है। वैसे मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि साइज जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर जितना होता है। और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 to 10 जनरली स्मॉल होते हैं और ये जनरली लार्ज होते हैं। ये 1 to 10 माइक्रोमीटर है और ये 5 to 100 माइक्रोमीटर है। यूरोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं भाई? याद है, न्यूक्लियोइड याद होगा ना, है ना, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियर रीजन जो है इसमें वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। इसमें क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। इसमें मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आप नोट्स में बना लेंगे। हम आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर खत्म हुआ, मेरा काम है आपको रिवाइज कराना पूरा 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 चैप्टर। और वो हम अभी रिवीजन जो है वो करेंगे कि फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। Cells are enclosed by a plasma membrane composed of lipids and protein. Plasma membrane को cell membrane भी बोलते हैं. Cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of material between the ordered interior of the cell and outer environment. तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमीबल होती है, इनसाइड आउटसाइड के मूवमेंट में ब्लॉक करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन प्लांट सेल वॉल भी होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। Presence of cell wall enable the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic, मतलब पानी जो होता है ना उस एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं विदाउट बर्स्टिंग, अदरवाइज बर्स्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सेपरेट रहता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ एज अ पैसेजवे फॉर इंट्रासेलुलर मूवमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है जनरली प्रोटीन्स की, और साथ साथ ये पैसेजवे मतलब ट्रांसफर में हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस क्या वो करता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल, ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेली, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ल्यूकोप्लास्ट का मेन पर्पस स्टोरेज ही है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, to maintain the turgidity of the cell and storage of the substance including waste, ठीक है। प्लांट और एनिमल में वैक्यूल छोटा होता है, उसकी ज्यादा बात भी नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इनके जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें ओनली वन न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड दे हैव वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेली, जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। इसीलिए सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इनको बोला जाता है सिंगल क्रोमोसोम है। तो ये सारी चीजें खत्म हुई। इसके बाद भी कोई डाउट है तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल करिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, वरना ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।